तो आज हम बात करने वाले हैं रस्किन बॉन्ड की। मतलब भारत के सबसे पसंदीदा, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले कहानीकारों में से एक है वो। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास उनके जीवन और लेखन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ जो शायद पर्दे के पीछे रह जाती हैं। हाँ, वही मकसद है कि उनके जीवन और काम की कुछ और परतों को खोलें, कुछ ऐसी बातें जानें जो आमतौर पर मतलब सामने नहीं आती। सही। तो शुरुआत कहाँ से करें? उनके जन्म से करते हाँ, हैं। 19 मई 1934, कसौली, हिमाचल प्रदेश। पिता रॉयल एयरफोर्स में थे, जी, और माँ भारतीय मूल की थी। लेकिन फिर बहुत जल्दी जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया। और फिर उनका बचपन देहरादून, शिमला, इन जगहों पर बीता। इसका तो यकीनन गहरा असर पड़ा होगा उनके मन पर, उनके लेखन पर, है ना? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये जो शुरुआती नुकसान था, पिता का जाना और फिर लगातार जगहों का बदलना, ये चीज़ें मतलब अकेलापन, यादें और किसी जगह से गहरा लगाव, ये सब उनकी कहानियों का एक तरह से आधार बन गया। हाँ, वो महसूस होता है उनके लेखन में। जी। ये उनके किरदारों को भी एक खास किस्म की संवेदनशीलता देता है। और फिर देखिए, इसी माहौल से निकलकर सिर्फ 17 साल की उम्र में, वो भी स्कूल में पढ़ते हुए, उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिख दिया, द रूम ऑन द रूफ। ये तो मतलब कमाल है। ना? सोचिए जरा। और ये किताब 1956 में छपी और 1957 में इसे जॉन लेवलिन राइस पुरस्कार भी मिला। ये उस समय एक बड़ा सम्मान था कॉमनवेल्थ के युवा लेखकों के लिए। हाँ, ये वाकई एक असाधारण शुरुआत थी। और दिलचस्प बात यह भी है कि इस कामयाबी के बाद और लंदन में कुछ साल बिताने के बाद भी, मतलब 1951 से 55 तक वो वहां रहे, हाँ, वो भारत वापस आ गए। कहीं ना कहीं उनका दिल यहीं भारतीय पहाड़ियों में बसता था। और फिर वो मसूरी के पास लैंडोर में बस गए और वो जगह तो जैसे उनकी पहचान ही बन गई। बिल्कुल। लैंडोर और रस्किन बॉन्ड, ये नाम जैसे एक साथ ही आते हैं जहन में। और वहां रहकर उन्होंने कितना कुछ लिखा। मतलब उपन्यास हैं जैसे अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। जी, जिस पर श्याम बेनेगल ने जुनून फिल्म बनाई थी। हाँ, और सैकड़ों छोटी कहानियां जैसे द नाइट ट्रेन एट देवली। निबंध भी लिखे, और बच्चों के लिए तो खैर वो बहुत ही लोकप्रिय हैं, द ब्लू अम्ब्रेला जैसी किताबें। सही कहा। उनके लिखने का जो अंदाज है वो इतना सरल, इतना सहज है। उसमें हल्का सा हास्य होता है, प्रकृति से, खासकर हिमालय से गहरा लगाव दिखता है, और रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातें। और मुझे लगता है यही सादगी, यही जमीन से जुड़ाव है जो पाठकों को उनसे सीधे जोड़ता है। वो कोई भारी भरकम फलसफा नहीं देते, बल्कि जिंदगी जैसी है उसे दिखाते हैं। बिल्कुल। और इसी सीधेपन और योगदान के लिए उन्हें सम्मान भी बहुत मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1992 में। जी, जो भारत का एक बहुत बड़ा साहित्यिक सम्मान है। और फिर पद्मश्री 1999 में और पद्म भूषण 2014 में। ये तो नागरिक सम्मान है। जी हाँ। अच्छा, ये तो वही जानी गहचानी बातें। पर कुछ कम ज्ञात पहलू भी हैं उनके जीवन के। जैसे, क्या आपको पता है कि शुरुआती दिनों में उन्होंने अक्षय नाम से कुछ हॉरर, मतलब डरावनी कहानियां भी लिखी थीं? हाँ, ये काफी दिलचस्प बात है। शायद उस जमाने में प्रकाशक एक ही लेखक की बहुत सारी किताबें एक साथ या अलग-अलग जॉनरा की किताबें छापने से कतराते हों, लेकिन ये उनकी राइटिंग की रेंज भी दिखाता है ना। सही बात है। मासूमियत भरी कहानियों से लेकर रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां तक। जी। अच्छा, एक और बात, उन्हें ट्रेनों से बहुत लगाव है। ये बात तो उनकी कहानियों में भी दिखती है। हाँ। द नाइट ट्रेन एट देवली जैसे। कहते हैं ये बचपन की यात्राओं से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने कभी कार चलाना नहीं सीखा। वो हमेशा पैदल चलना पसंद करते हैं। हाँ, और ये भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा लगता है। मतलब ये सिर्फ एक आदत नहीं, शायद ही उनके दुनिया को देखने, उसे महसूस करने के तरीके से जुड़ा है। पैदल चलते हुए आप आसपास की चीजों को ज्यादा गौर से देखते हैं, है ना। हाँ, शायद लिखने के लिए कच्चा माल भी वहीं से मिलता हो सकता है। और इसी तरह आज भी इस डिजिटल युग में वो अपना पहला ड्राफ्ट हाथ से लिखते हैं, नोटबुक में। और जहां तक मुझे पता है, वो पर्सनल ईमेल भी इस्तेमाल नहीं करते। सच में? ये तो आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। जी, ये सब उसी सादगी, उसी असल दुनिया से जुड़े रहने की तरफ इशारा करता है। और हाँ, उनके प्रकृति प्रेम पर वेल्श कवि W.H. डेविस का भी काफी असर रहा है। बॉन्ड ने उनकी जीवनी भी लिखी है। अच्छा, ये कनेक्शन भी दिलचस्प है। और पैसों को लेकर भी उनका नजरिया काफी अलग रहा है। क्या आप मानेंगे कि द ब्लू अम्ब्रेला के फिल्मी अधिकार उन्होंने शुरू में सिर्फ 500 रुपए में बेच दिए थे? हाँ, ये किस्सा सुना है। ये उस समय के हालात और शायद मतलब कला के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है। पैसा शायद पहली प्राथमिकता नहीं थी। हालांकि बाद में जब फिल्म कामयाब हुई तो उन्हें मुनाफे का हिस्सा मिला था। तो ये कहानी भी उनके व्यक्तित्व की एक झलक देती है। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर देखें तो रस्किन बॉन्ड का जीवन, पहाड़, सादगी, बचपन की वो धुंधली यादें, अकेलापन और फिर शब्दों से एक गहरा रिश्ता, इन सब से बुना हुआ है। जी हाँ, और उनकी विरासत सिर्फ उनकी किताबों तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारतीय अंग्रेजी लेखन को, खासतौर पर बच्चों के साहित्य को, एक नई पहचान दी है, उसे ज्यादा जीवंत बनाया है। वो सचमुच लांडौर की पहाड़ियों की तरह ही भारतीय साहित्य के एक स्थायी प्रतीक बन गए हैं। सही कहा। और हाँ, चलते चलते एक बात सोचने लायक है। बॉन्ड के जीवन और लेखन से हम ये सीख सकते हैं शायद कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में क्या हम भी थोड़ा रुक कर अपने आसपास की जो साधारण सी चीजें हैं उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश कर सकते हैं। शायद इससे हमारा अपना अनुभव भी थोड़ा ज्यादा गहरा, ज्यादा सच्चा हो जाए।